नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वक्त हो गया है दमदार 10 का। आज सबसे पहले बात होने जा रही है ओपिनियन पोल की। जी हां, पश्चिम बंगाल में, असम में, केरल में, तमिलनाडु में क्या चुनावी जंग दिखाई दे रही है। बात पश्चिम बंगाल चुनाव की। सबसे पहले बंगाल में इस बार ममता बनर्जी क्या जीत का चौका लगाएंगी या पहली बार बीजेपी सत्ता का स्वाद चखेगी? बंगाल के लोगों का मूड क्या है? बंगाल में कौन लीड कर रहा है, कौन पीछे चल रहा है? आपको पश्चिम बंगाल का सबसे ठोस और प्रामाणिक ओपिनियन पोल दिखाऊंगी। साथ ही यह भी बताऊंगी कि पश्चिम बंगाल के किस जोन में कौन सी पार्टी लीड कर रही है। लेकिन उससे पहले बंगाल में जो सियासी घमासान मचा हुआ है, अभी अभी एक बड़ी खबर आ रही है, तो खबर मैं आपके सामने रख दूं। ममता बनर्जी अब सीआरपीएफ यानी कि केंद्रीय सुरक्षा बलों को चुनावी मुद्दा बनाने में जुटी हुई हैं। ममता बनर्जी पर आरोप लग रहा है कि वो सीआरपीएफ को लेकर वोटर्स को भड़का रही है। दरअसल बंगाल चुनाव के लिए सीआरपीएफ के जवानों का काफिला बंगाल पहुंच रहा है और इसी को लेकर ममता बनर्जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या से सीआरपीएफ की 200 गाड़ियां आप पर हमला करने के लिए आ रही है, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ 15 से 20 दिन का खेल है और उसके बाद तो असली खेल समझ में आ जाएगा। पहले आप सुने ममता बनर्जी को, फिर एक एक करके ओपिनियन पोल का आंकड़ा आपके सामने रखूंगी। আমি শুনলাম 200 গাড়ি করে অযোধ্যা দিয়ে উত্তরপ্রদেশ থেকে সিআরপিএফ নিয়ে আসছে আপনাদের উপর হামলা করার জন্য। কেউ ভয় পাবেন না। এটা 15 দিনের ছলনা, 15 দিনের খেলা, 25 দিনের খেলা। ভোট দিতে হবে সাধারণ মানুষকে। বিজেপি অনেক ভোটারের নাম কেটেছে। কেন কেটেছে? লজ্জা করে না মাননীয় প্রধানমন্ত্রী? বিহারেও বলেছিলেন খুশবইটিয়া, আপনার দায়িত্ব বিএসএফ বর্ডার আপনার হাতে, আপনার হোম মিনিস্টারের দায়িত্ব সিআইএসএফ আপনার হাতে, সিআরপিএফ আপনার হাতে, আইটিবিটি আপনার হাতে, প্লেন আপনার হাতে, ট্রেন আপনার হাতে। তাহলে যদি কোনো খুশবইটিয়া কোথাও ঢুকে থাকে তার জমিদারি তো আপনার। আপনি আগে পদত্যাগ করুন, তারপরে খুশবইটিয়ার কথা বলুন। ममता बनर्जी सिर्फ 15 से 25 दिनों का इसे खेल बता रही हैं। ममता के बयान को बीजेपी हेट स्पीच करार दे रही है। बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि बंगाल भगवामय हो चुका है, दीदी की कोई धमकी नहीं चलेगी। उन्होंने कहा कि टीएमसी के गुंडे सुधर जाएं, वरना 4 मई के बाद उन पर एक्शन होगा। पूरा प्रदेश, अमित शाह जी शुरुआत कर दिया था, पूरा प्रदेश भगवा का। जिस तरीके से कुछ बिहार में मोदी जी का रैली देख लिया ना, कलकत्ता इस बार साफ हो जाएगा, पूरा कमल खिलेगा, कमल खिलेगा। सब प्रतिष्ठित नेता है, संतोष पाठक, तापस राय, सब जीतेगा। इस बार टीएमसी को सुपड़ा साफ करेगा। टीएमसी कैडर भद्र बन जाओ, नहीं तो 4 तारीख का बाद बहुत खराब होगा। अब तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही जीत के दावे कर रही है। बीजेपी पूरब में ओडिशा तक पहुंच चुकी है, अब बंगाल ही बाकी है। पश्चिम बंगाल का चुनाव 2021 वाला ये चुनाव तो नहीं है। ओपिनियन पोल ये बता रहा है कि बंगाल में इस बार बीजेपी और टीएमसी के बीच में कांटे की टक्कर है। ओपिनियन पोल आज रात से बंद हो जाएगा, यानी कि आप ये समझे आज शाम 5 बजे तक जितने भी ओपिनियन होने हैं वो ओपिनियन किया जा सकता है, उसके बाद फिर ये बंद हो जाएगा। तो ये जो ओपिनियन पोल हम आपको दिखा रहे हैं, ये लेटेस्ट ओपिनियन पोल है और ये फाइनल ओपिनियन पोल है। बंगाल के पास 15 दिन का वक्त है। 23 अप्रैल को बंगाल में वोटिंग है। अमित शाह कह चुके हैं कि बंगाल में ही 15 दिनों तक वो रहने वाले हैं। बंगाल का चुनाव इस बार 2 चीजों पर निर्भर कर रहा है। पहला तो मुर्शिदाबाद, दिनाजपुर में मुस्लिम वोट बढ़ते हैं या नहीं, और दूसरा ग्रेटर कोलकाता में हिंदू वोट ममता बनर्जी से छिटकते हैं या नहीं। ओपिनियन पोल क्या बता रहा है वो आपको बता दूं। ममता बनर्जी के पास कंफर्टेबल पोजीशन 2021 की तरह तो नहीं दिखाई दे रही है। मेट्राइव का ओपिनियन पोल यह दावा करता है कि फिलहाल बंगाल में ममता बनर्जी का पलड़ा बीजेपी के मुकाबले थोड़ा भारी जरूर है, लेकिन टक्कर कांटे की है। टीएमसी को 140 से 160 सीट मिल सकती है। पोल यह कहता है कि बीजेपी को 130 से 150 सीट मिल सकती है और अन्य के खाते में 8 से 16 सीटें जा सकती है। और ये जो आप 8 से 16 सीट देख रहे हैं, इसमें आप सभी को जोड़ लें, इसमें आप कांग्रेस पार्टी को भी ले लें, इसलिए इसमें आप असदुद्दीन ओवैसी को भी ले लें, हुमायूं कबीर को भी ले लें, इसमें आप लेफ्ट की पार्टीज को भी ले लें,
तो मुकाबला सीधा सीधा इसमें दिखाई दे रहा है कि टीएमसी और बीजेपी का ही है। अजीत द्विवेदी जी और अमिताभ तिवारी जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। बहुत स्वागत सर। एक एक करके कौन से रीजन में किसका पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है, मैं जरा एक बार ओवरऑल पिक्चर रीजन वाइज भी दर्शकों के सामने रख दूं और फिर इस चर्चा को खोलेंगे। बात करें पश्चिम बंगाल की ओपिनियन पोल की, तो मेट्राइज ये दावा करता है कि 294 सीटों में अगर वोट प्रतिशत को आप देखें तो वोट प्रतिशत 43% जहां ममता बनर्जी के खाते में जाता दिखाई दे रहा है, तो 41% बीजेपी के पास जाता दिखाई दे रहा है और अन्य के पास 16%। तो ये लड़ाई तो अजीत जी बड़ी साफ है कि टीएमसी और बीजेपी के बीच की लड़ाई है। हाँ, तो ये लगातार बीजेपी और अभी हम लोग 2 चुनाव, तो 21 का भी चुनाव देखा था, 16 को उस तरह से नहीं मान सकते हैं, 16 का चुनाव नहीं था उस तरह का, लेकिन 21 का चुनाव भी आमने सामने का चुनाव था, इस बार का भी चुनाव आमने सामने का है। और दोनों लोकसभा चुनाव इसके पहले जो हुए 19 का और 24 का, वो इन्हीं दोनों पार्टियों के बीच में था, उसमें कोई चेंज नहीं है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात जो इसमें अभी आपने बताया, ये वोट का आंकड़ा है, नंबर ऑफ सीट्स पर तो हम लोग बात करेंगे 43 और 41। हाँ, असेंबली इलेक्शंस में अगर भारतीय जनता पार्टी 40 का थ्रेशोल्ड क्रॉस करती है तो ये बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि असेंबली के इलेक्शंस में और लोकसभा चुनाव में दोनों में मतदान व्यवहार अलग अलग होता है पश्चिम बंगाल के लोगों का। लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा वोट मिलते हैं, भारतीय जनता पार्टी 40 का थ्रेशोल्ड क्रॉस कर चुकी है लोकसभा चुनाव में, असेंबली इलेक्शंस में नहीं किया है उसने। असेंबली इलेक्शंस में उसको 38% वोट आया था और ममता बनर्जी को 48% वोट आया था, 10% का अंतर था पिछले असेंबली इलेक्शंस में। अगर ये अंतर 2019 के लोकसभा चुनाव की तरह इतना नजदीक आ रहा है, 2019 के लोकसभा चुनाव में ठीक यही वोट का परसेंटेज था कि ममता बनर्जी की पार्टी को 43% और भारतीय जनता पार्टी को 41%। लोकसभा 2019 जब 18 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी लोकसभा की। अगर असेंबली में ये चीजें हो रही हैं कि थ्रेशोल्ड 40 पार कर रही है भारतीय जनता पार्टी, इसका मतलब सचमुच मुकाबला बहुत ही कांटे का होगा। सीआरपीएफ पर जो आरोप लगा रही है अमिताभ जी, इसलिए तो नहीं, वो कहीं विचलित तो नहीं हो रही है ममता बनर्जी की? ये जो बता रहे हैं अजीत जी की 40% का थ्रेशोल्ड पार करके 41% पर बीजेपी आ रही है। देखिए क्या है कि टीएमसी के जो होल्ड है बंगाल में, उसके 2 पिलर हैं। एक है 112 सीटें जहां पर मुस्लिम आबादी 25% से ऊपर है, और ये 2011 सेंसस के हिसाब से बता रहा हूं मैं, यानी अभी हो सकता है ज़्यादा हो गया हो। उसमें से 106 सीटें टीएमसी जीती थी पिछली बार। और एक जोन है जो आप ग्रेटर कोलकाता बोल रही हैं, जिसको प्रेसिडेंसी जोन बोलते हैं, जो अर्बन, मिडिल क्लास, भद्रलोक, बंगाली अस्मिता, लैंग्वेज, कल्चर, हिस्ट्री, कोलकाता, हावड़ा क्षेत्र है। 108 बंगाली हिंदू अपर कास्ट, बंगाली हिंदू अपर कास्ट, वहां पर 108 सीट है। उसमें से 93 to 95 टीएमसी पिछले 3 चुनाव से जीत रही है, स्वीप कर रही है। इन दोनों क्षेत्रों में 50 सीटें कॉमन है, यानी 112 और 108, 220, उसमें से 50 आप हटा दें तो लगभग 170 सीटें होती हैं। 170 में से 150 सीटों पर टीएमसी जीतती है। इस बार क्या हुआ है, जो एसआईआर में जो डिलीशंस हैं, और खास करके जो कल डिलीशंस आए हैं, जो ये एडजुडिकेशन वाले, जो एडजुडिकेशन प्रोसेस में जो 60 लाख लोग थे, उसमें से 5 जिले, उत्तर दिनाजपुर, मालदा, मुर्शिदाबाद, नॉर्थ एंड साउथ 24 परगनास, ये 5 जिलों में 36 लाख वोटर थे। और ये 5 जिले मालदा जोन और प्रेसिडेंसी जोन में हैं। तो यहाँ पर डिलीशंस जो हैं वो अधिक हैं। और दूसरा, आरजी कार इंसिडेंट, करप्शन एलिगेशंस, संदेश खाली, कैसे बंगाल स्वर्णिम बंगाल नहीं रहा, कैसे बंगाल का 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी, कैसे बंगाल जो पहले काफी इंडस्ट्रियल स्टेट था आज कैसे डेवलपमेंट में पीछे हो गया। इन सब मुद्दों की वजह से अपर कास्ट हिंदूज में टीएमसी का होल्ड जो है वो कम हो रहा है। मैं एक बार जो है दर्शकों के सामने सारे रीजन का जो ओपिनियन पोल मेट्राइज प्रिडिक्ट कर रहा है, जो संभावना वो जता रहा है, वो दिखा देती हूँ। इसके लिए मैं आपको थोड़ा एलईडी बॉल पर लिए चलती हूँ। आप देखिए इस वक्त नॉर्थ बंगाल की 54 सीट की हम सबसे पहले बात कर लेते हैं। नॉर्थ बंगाल की 54 सीट जहां पर बीजेपी को लीड दिखाई दे रही है, 30 से 33 सीट बीजेपी के पास और ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के पास 17 से 20 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। पहले तो मैं ये पूछ लूं अजीत जी, नॉर्थ बंगाल की वो कौन कौन सी सीटें हुई जहां पर बीजेपी का प्रभुत्व ज्यादा दिखाई दे रहा है बनस्पत टीएमसी के? देखिए, नॉर्थ बंगाल में पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी को 30 सीट मिली थी इस 54 में से। तो अगर 30 से 33 का आंकड़ा है तो ये बहुत चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब रिपीट हो रहा है। पिछली बार भी डोमिनेट किया था भारतीय जनता पार्टी ने, इस बार भी कर रही है। और इसमें जो डोमिनेट करने वाला उसका इलाका है वो दार्जिलिंग, कलिम्पोंग, सिलीगुड़ी,
कुछ कूच बिहार का भी इलाका, ये इलाके आ जाते हैं जहां बीजेपी डोमिनेट करती है, जहां बीजेपी पिछली बार भी जीती है और इस बार भी इन्हीं इलाकों में यहाँ जीतेगी। बीजेपी की ताकत क्या है? यहाँ बीजेपी का ताकत बीजेपी की यह है कि दलित और आदिवासी ये दोनों वोट, एसटी और एससी दोनों वोट ज्यादा हैं, मुस्लिम वोट अपेक्षाकृत बहुत कम है इन जिलों में। हिंदू बहुल वोट इलाके हैं, आदिवासी हैं और दलित हैं। उसमें भी दलित वोट जो है आपका कूच बिहार का इलाका, जो कोच राजवंशी बंगाल में सबसे ज्यादा दलित आबादी जिनकी है वो वहाँ है। अनंत महाराज वहाँ के एक बड़े फिगर हैं जिनको भाजपा ने राज्यसभा में भेजा था। थोड़े दिन पहले वो नाराज चल रहे थे, लेकिन अभी वो प्रधानमंत्री की सभा में आ गए कूच बिहार में। तो ये कोच राजवंशी दलित समाज जो है और एसटी, ऊपर चले जाइए पूरा दार्जिलिंग जो सिक्किम से लगता हुआ इलाका है, तो सिक्किम के मुख्यमंत्री जो है प्रेम सिंह तमंग, वो काफी होल्ड रखते हैं उस इलाके में, दार्जिलिंग में। वो बीजेपी की मदद करते हैं क्रिश्चियन वोट्स में भी, जो क्रिश्चियन ट्राइब है उसमें भी। तो ट्राइबल वोट और दलित वोट और व्यापक रूप से हिंदू वोट जो है दार्जिलिंग, कलिम्पोंग, सिलीगुड़ी, कूच बिहार, ये नॉर्दर्न बंगाल का ये इलाका है जो बीजेपी का फोर्ट है एकदम एक तरह सा, और वो वहां डोमिनेट। अमिताभ जी, मैं इस पर आपसे बात करूं उससे पहले बर्धमान बीरभूम का भी रीजन हम दर्शकों के सामने रख दें, और यहां पर आने वाली 57 सीटों पर किसकी लड़ाई कहां दिखाई दे रही है। अब यहां पर ठीक उल्टा है, जो हमने पिछला डेटा आपके सामने रखा, तो यहां पर टीएमसी 37 से 40 सीटें जीत सकती है, ये मेट्राइस का ओपिनियन पोल बताता है, और बीजेपी के पास 17 से 20 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। और अन्य बैटल में जैसे ही हमने शुरुआत में बताया था कि यहां पे जितना भी आप फिगर देख रहे हैं, इसमें आप कांग्रेस को, लेफ्ट की पार्टी को, असदुद्दीन ओवैसी और हुमायूं कबीर जो मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, और अगर कोई इंडिपेंडेंट है तो वो यहां दिखाई दे रहा है। वर्धमान बीरभूम अमिताभ जी ऐसा क्षेत्र है जहां पर मुस्लिम डोमिनेंस ज्यादा है। यहां क्या इसका फायदा मिल रहा है कि 57 सीटों में से टीएमसी 37 से 40 सीटें जीत पाने की स्थिति में है? ये हिस्टोरिकली ट्रेडिशनल स्ट्रॉन्ग होल्ड है टीएमसी का, जो वर्धमान क्षेत्र है, जहां पर बोलपुर, शांति निकेतन भी आता है, बोलपुर, दुर्गापुर और बिरभूम, वर्धमान, पूर्व वर्धमान, पश्चिम वर्धमान। यहाँ पर मुस्लिम आबादी भी ठीक ठाक है। और यहाँ पर अगर हम एडजुडिकेशन प्रोसेस को हटा दें, इससे पहले जो डिलीशंस हुए हैं वो इस क्षेत्र में कम हुए हैं कंपेयर टू अदर स्टेट्स। और क्योंकि हिस्टोरिकली टीएमसी का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, यहाँ पर बीजेपी जिसको कहते हैं एंट्री नहीं कर पा रही है। जैसे यहाँ पर कोई बड़ा चेहरा भी भाजपा के पास नहीं है। जैसे मेदिनीपुर क्षेत्र या जो साउथ क्षेत्र में जब हम आएंगे तो वहीं से शुभेंदु अधिकारी आते हैं, और वहाँ पे हो सकता है कि हमको जो है वो कांटे की टक्कर तो बीजेपी यहाँ पे कोई मजबूत चेहरा क्यों नहीं ला पाया? जी देखिए, ये बीरभूम का जो इलाका है और वर्धमान का इलाका है, अगर दोनों को थोड़ा अलग करिए, बीरभूम मुस्लिम डोमिनेंस वाला इलाका है और वर्धमान कम मुस्लिम आबादी वाला इलाका है। बीरभूम उन 9 जिलों में है जिनका जिक्र पहले अमिताभ जी कर रहे थे, जहां 25% से ज्यादा आबादी है। जो आज के समय का आंकड़ा है वो लगभग 160 सीटों का है। 9 जिलों की 160 सीटों का, जहां मुस्लिम आबादी 25% से ज़्यादा है, और 127 उनमें सीटें ममता बनर्जी के पास हैं। उसमें बीरभूम का भी इलाका है। तो ये बीरभूम में अभी लीड कर रही होंगी ममता बनर्जी, जो अभी का जो आप फिगर दिखा रही हैं, और वर्धमान में भारतीय जनता पार्टी के पास वो एक बढ़त होगी। ये इलाका, वर्धमान का इलाका जो है, ये प्रवासियों का भी इलाका है। प्रवासी बड़ी संख्या में वर्धमान में है। तो ये ऐसा लगता हुआ इलाका है जहाँ या तो कोई प्रवासी चेहरा आप आगे करिए, प्रवासी चेहरा आप आगे ले आइए, जो बीजेपी नहीं कर पाई है अभी तक। और अभी आप देख रहे हैं कि हम लोग भी जो सर्वे में लगा रहे हैं वो सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा लगा करके बात कर रहे हैं। तो ये अभी भारतीय जनता पार्टी का ये एक जो थोड़ी कमजोरी वहाँ बंगाल में दिख रही है वो यही है कि कोई एक ऐसा चेहरा जो पूरे प्रदेश में स्वीकार्य नहीं, पूरे प्रदेश में जिसका असर नहीं है वो नहीं है। इस वजह से इसके बावजूद वर्धमान ट्रेडिशनली बीजेपी वहाँ आगे रहती है, बीरभूम में ट्रेडिशनली ममता बनर्जी आगे रहती है। एक और रीजन की हम बात कर लेते हैं, दक्षिण बंगाल की, साउथ बंगाल की 183 सीट, सबसे बड़ा रीजन। 183 सीट पर अब लड़ाई आप देखिए, बिल्कुल आमने सामने की लड़ाई, जिसमें टीएमसी, ममता बनर्जी की पार्टी 95 से 100 सीटों पर बढ़त बना सकती है, तो वहीं बीजेपी के पास 75 से 80 सीट जा सकती है। और जब हम मेट्राइज के इस सर्वे की बात करें, ओपिनियन पोल की बात करें, तो अमिताभ जी ये समझ में आता है कि जितने पॉइंट्स अभी शुरुआत में आपने गिनाए, चाहे वो एंटी इनकम्बेंसी हो, चाहे बीजेपी का एग्रेसिव चुनाव प्रचार हो, चाहे अमित शाह की हम बात करें, अमित शाह ये कह रहे हैं कि मैं 15 दिनों तक यही हूँ पश्चिम बंगाल में, वो एक भरोसा दिला रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं को और बीजेपी को कि मैं हूं, अगर कोई गड़बड़ है तो बताओ, मेरे पास आओ। तो ये जो क्षेत्र है साउथ बंगाल, मतलब इसमें लार्जली प्रेसिडेंसी एरिया और मेदिनीपुर आता है। शुभेंदु अधिकारी मेदिनीपुर से आते हैं
और शुभेंदु अधिकारी क्योंकि इस बार भी डायरेक्टली चैलेंज कर रहे हैं ममता बनर्जी को भवानीपुर में जाकर के, जी। तो इससे ये जो एक चेहरा भाजपा में नहीं है, भाजपा की ये स्ट्रैटेजी है कि शुभेंदु अधिकारी को ममता बनर्जी के खिलाफ मजबूत चेहरे के रूप में प्रस्तुत किया जाए। अमित शाह तो यही कह रहे थे ना कि वो तो एक ही सीट से लड़ना चाह रहे थे, मैंने कहा कि नहीं तुम भवानीपुर भी लड़ो। करेक्ट, तो वो अब डायरेक्ट पिचिंग हो गई है कि भाई शुभेंदु अधिकारी वर्सेस ममता बनर्जी। दूसरा प्रेसिडेंसी एरिया ये बंगाली अस्मिता वाला एरिया है, जहां पर भाजपा स्वर्णिम बंगाल, जो बंगाल का जो हिस्ट्री किस तरह से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद उसका ग्राफ गिर रहा है, उसको चेस कर रही है। और तीसरी बात जो आपने कही कि 15 दिनों तक हम वो रहने वाले हैं, फियर फैक्टर जो है रूरल एरियाज में वो बहुत ज़्यादा है, और फियर फैक्टर लिंक्ड है परसेप्शन से। जब तक भाजपा ये परसेप्शन नहीं बनाएगी कि भाजपा चुनाव जीत रही है, तब तक रूरल एरियाज में रहने वाला उसका वोटर वोट नहीं करेगा आकर के, क्योंकि हमने देखा है पहले हिस्ट्री ऑफ पोल वायलेंस है। तो ये परसेप्शन बहुत जरूरी है भाजपा के लिए। इसीलिए अमित शाह कह रहे हैं कि 15 दिनों तक मैं वहां पे कैंप करूंगा, और ये एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि सेफ्टी, सिक्योरिटी, पोल वायलेंस, फियर फैक्टर जो है वो कम हो, और भाजपा का जो वोटर है वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर के निकले, क्योंकि जब तक परसेप्शन नहीं बनेगा लोग निकलेंगे नहीं। जैसे ही परसेप्शन बन जाता है कि भाजपा रेस में है, वही परसेप्शन क्या इस वक्त ममता बनर्जी भी बना रही हैं। वो जो सीआरपीएफ की खबर हमने दिखाई कि वो देखो सीआरपीएफ की कंपनियां अयोध्या से आ रही हैं। परसेप्शन का बैटल है, परसेप्शन का बैटल है, क्योंकि ममता बनर्जी को साफ दिख रहा है कि ये दोनों क्षेत्र जो हैं, प्रेसिडेंसी और मालदा, मतलब जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र, उसमें डिलीशंस हो रहे हैं, इलीगल इमिग्रेंट्स के वोट कट रहे हैं, और प्रेसिडेंसी में जो होल्ड था ममता बनर्जी का अपर कास्ट हिंदूज में, वो डिक्लाइन हो रहा है। मैं एक बार ओवरऑल आंकड़ा दर्शकों के सामने रख दूं। मेट्राइज का आंकड़ा तो हमने आपके सामने रखा कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की वापसी हो सकती है, लेकिन इस बार पिछली बार के चुनाव से बिल्कुल अलग ये चुनाव दिखाई दे रहा है। बाकी ओपिनियन पोल क्या कह रहे हैं वो भी एक बार मैं आंकड़ा आपके सामने रख दूं। बाकी ओपिनियन पोल के मुताबिक चाणक्य 155 से 165 सीट दे रहा है टीएमसी को, बीजेपी को 110 से 115 सीट दे रहा है। इसका मतलब यह है कि चाणक्य के पोल के मुताबिक यहां पे बीजेपी का पलड़ा भारी है। 9 से 14 सीट अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वोट वाइप की अगर बात करें तो 159 से 169 सीट टीएमसी के पास और 120 से 130 सीट बीजेपी के पास जाती दिखाई दे रही है। तो ये जो अजीत जी मैं आंकड़े देख पा रही हूं, अगर 3 सर्वे एजेंसीज के ही अगर हम पोल को देखें तो कांटे की टक्कर सभी बता रहे हैं। कोई टीएमसी को एज ज्यादा दिखा रहा है, कोई बीजेपी को एज ज्यादा दिखा रहा है। बीजेपी का एज तो नहीं है, मतलब हर जगह एज टीएमसी को ही है। टीएमसी को है, लेकिन 150 सीट अगर अपर लिमिट तक भी अगर जाता है मेट्राइज के सर्वे के मुताबिक, वो एक उसमें जो है मेट्राइज का सर्वे जिसको हम लोग सबसे पहले डिस्कस कर रहे थे, उसके हिसाब से है कि अगर मीन उसका जो मीडियन उसका अंक निकालें तो 140 होगा। मेरा सवाल सर ये है कि क्या कोई ओवैसी फैक्टर नहीं है, क्या मुस्लिम वोट में कोई डिवीजन नहीं है, और क्या जो अभी कह रहे हैं कि जो भद्र हिंदू बंगाली अपर कास्ट जो है उसमें कोई डिवीजन दिखाई दे रहा है? क्योंकि अगर ये तो डिवाइड हो गए तो फिर टीएमसी के लिए मुश्किल है। देखिए, एक तो ये समझिए कि मुस्लिम वोट के जब डिवीजन की और या पोलराइजेशन की हम लोग बात करते हैं, तो एक बात हमेशा तय मानना चाहिए है कि मुस्लिम वोट का डिवीजन किसी ऐसी सीट पर नहीं होगा जहां उनके डिवीजन से बीजेपी जीत सकती हो। इस बात को एकदम हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि ऐसी किसी सीट पर डिवीजन नहीं होगा। जैसे मुर्शिदाबाद में अगर डिवीजन होगा भी तो वो हुमायूं कबीर के पक्ष में जाएगा या कांग्रेस के पक्ष में जाएगा। कांग्रेस के पक्ष में बिल्कुल, वो बीजेपी को नहीं मिलेगा। जहां बीजेपी दूसरे नंबर की कैंडिडेट है, जहां बीजेपी दूसरे नंबर के लिए भी लड़ रही होगी, वहां मुस्लिम वोट नहीं डिवाइड होगा। पहले और दूसरे में बीजेपी है, और इस बात को हम लोग बार बार हम बिहार के चुनाव से लोग जोड़ते हैं कि बिहार में वो ऐसी 5 सीट जीत गए थे। 5 में से 4 सीटें ऐसी हैं जिन पर दूसरे नंबर पर भी मुस्लिम उम्मीदवार है। दूसरे नंबर पर भी मुस्लिम उम्मीदवार है। 2 सीटों पर जेडीयू का उम्मीदवार है, लेकिन वो भी मुसलमान है। 5 में से सिर्फ एक ही सीट है जिस पर हिंदू उम्मीदवार है दूसरे नंबर पर, जो ऐसे जीते हैं। तो ऐसी सीटों पर जहां पहले और दूसरे नंबर की टक्कर 2 मुसलमान उम्मीदवारों के बीच होगी, वहां वोट हो सकता है कि बटे।
ठीक। जहां हिंदू उम्मीदवार होगा, बीजेपी का उम्मीदवार होगा, वहां मुस्लिम वोट नहीं बटेगा। एक तो सीधी बात यह है, इसलिए मुस्लिम वोट का तो कंसोलिडेशन है, ये मान के चलना चाहिए, उसमें कोई डिवीजन नहीं होगा, और होगा भी तो बीजेपी को कोई फायदा नहीं होगा। बहुत छोटा सा 10 और सेकंड दूसरा में वो हिंदू वोट हाँ का वही डिवीजन। वो जो भद्रलोक की बात कर रहे हैं, ये हम लगातार कह रहे हैं कि ये पहली दफा ऐसा हो रहा है कि बांग्ला भद्रलोक ये सोच रहा है कि मुसलमान की बढ़ती आबादी उसके लिए और उसके बच्चों के लिए एक थ्रेट है, आगे आने वाली जनरेशन के लिए जो डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर बदल रहा है, इसको रोकना है। ये पहली दफा ऐसा हो रहा है कि कल्चर लैंग्वेज छोड़ करके मुस्लिम भद्रलोक बीजेपी के बारे में भी सोच रहा है। इसको हम थोड़ी सी चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि जब हम असम की भी बात करते हैं तो बिहार का मुसलमान वैसे वोट नहीं करता जैसे बंगाल का मुसलमान वोट करता है, और बंगाल का भी जो मुसलमान जैसे वोट करता है, असम की वोटिंग पैटर्न से ये बिल्कुल अलग है।